و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर जो खबरें हैं वो वापस आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले इजराइल का हमला और उसके बाद ईरान का इजराइल पर हमला, इस सब के बीच लेबनान पर जो हमला है इजराइल का वो भी जारी है। यानी पूरी दुनिया में फिर से खलबली मच गई है कि क्या वाकई जंग के उस दौर में जिसको लग रहा था कि चाहे टेम्परेरी ही सही लेकिन एक तरह की युद्ध बंदी हो गई है, वो युद्ध बंदी अब युद्ध बंदी नहीं बल्कि युद्ध की शुरुआत के तौर पर फिर से नजर आ रहा है। इस वक्त खबरें आप देखिए, अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, सब जगह खबरें आ रही हैं कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और खासकर ये भी कि ईरान न सिर्फ कि अपने ऊपर जो हमला हो रहा है उसका बदला ले रहा है, बल्कि एक तरह से पूरा एक रीजनल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है कि लेबनान पर अगर हमला होता है तो भी ईरान उसका बदला लेगा। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया शूटिंग, कि इजराइल और ईरान दोनों को शूटिंग बंद कर देनी चाहिए। अब यहाँ हंसी आती है कि इस शूटिंग की शुरुआत किसने की थी? क्या अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है? ऐसा लगता है कि अमेरिका नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस बात कर रहा है। कोई ऐसी शांति जो है स्थापित करने वाली संस्था है जो ये बात कर रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो इस युद्ध का खुद एक एक्टिव हिस्सा रहे हैं, या मैं कहूंगी सबसे बड़े एक तरह से भागीदार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान एंड इजराइल शुड स्टॉप शूटिंग। अब उससे क्या मतलब है इसका, ये अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। फिलहाल इजराइल की जो मिलिट्री है वो कह रही है कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और सेकेंड वेव ऑफ मिसाइल, यानी कि एक दूसरी लहर ताबड़तोड़ हमलों की इस मिसाइल के जरिए शुरुआत कर दी है, और हर तरफ सायरन बज रहे हैं। ये खुद इजराइल की मिलिट्री कह रही है कि हर तरफ उनके देश में सायरन बज रहे हैं। और आप जानते हैं कि इजराइल ने अटैक किया था ईरान के कई शहरों पर, तेहरान, तबरीज और इस्फहान, और उसके बाद इसके साथ साथ बेरूत पे भी हमला किया गया था, जहां के 2 लोगों की मौत और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब यहां पर अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो जंग के अलावा जिसको समझना बेहद जरूरी है, वो है कि किस तरह से जो हो रहा है इस वक्त उसको समझना ये जरूरी है कि 3 महीने पहले जब ये जंग की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी से लेकर अब जब जून के महीने में हम आ गए हैं और यहाँ बातचीत कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से जिसे अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, कि अब ये देखिए कि ईरान इतना बड़ा एक खिलाड़ी बन के उभर रहा है। न सिर्फ कि वो अपनी रक्षा करेगा, अपनी रक्षा में वो हमला करेगा, बल्कि किसी पर भी, यानी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का जो एक केंद्र है, जो अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनको मानता है। आगे डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगी ये क्या मायने हैं उसके। इसमें से किसी पर भी अगर हमला होता है तो वो ईरान उसका बदला लेगा। ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय और ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है, इस बात को हम यहां पर कह सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ईरान से नजर अब्बास साहब। मौलाना नजर अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। कई दिन बाद, बल्कि मैं कहूंगी कई हफ्ते बाद फिर से आपको मैंने दावत दी है, क्योंकि खबरों का पूरा साइकिल बदल गया है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इन हमलों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ईरान क्या सिर्फ जो हमला ईरान के ऊपर हो रहा है इजराइल के जरिए उसका बदला ले रहा है, लेकिन दूसरे की जंग में क्यों हिस्सा ले रहा है? ये भी समझना मुश्किल है कि ऐसा देश जो कि कह रहा था अब तक कि अपनी दिफा करेगा, अपने को डिफेंड करेगा, अब दूसरे देश पर अगर हमला हो रहा है उस पर भी ईरान इसे अपने ऊपर हमला मान रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा एक बार इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा, ये वाक़ई में बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट है यहाँ पे इस पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। और एक बहुत जो पहले बात होती रही है कि जो पावर बैलेंस है वो जो पूरा चेंज हो रहा है इस रीजन के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल कल जो है हमको देखने को मिली। अब तक ईरान ने बार-बार ये कोशिश करी कि बातचीत के ज़रिए से, नेगोशिएशंस के ज़रिए से, मैसेज एक्सचेंज करने के ज़रिए से लेबनान के ऊपर जो हमले हैं वो रोके जाएँ। लेबनान के अंदर जो कत्ले-आम मचाया हुआ है इज़राइल ने पिछले कई हफ्तों से, और ये अफ़सोस की बात है कि पूरी दुनिया जो है इस कत्ले-आम पे खामोश रहती है। पूरी दुनिया ने कहीं से भी आवाज़ नहीं उठी कि जो मासूम बच्चों को शहीद किया गया, जो ख़वातीन को शहीद किया गया, गज़ा के वक़्त खामोश थी, वैसे ही लेबनान पे जब ये ज़ुल्म हो रहा था तो वो खामोश रहे। और ईरान ने आके यहाँ पे एक पूरा जो है पैराडिग्म शिफ्ट किया है, और इन्होंने कहा, पहले ये कहा कि हमने अपनी जो भी सीज़ फायर होगी यूएस के साथ,
अगर सही मानों में यहाँ पे चाहते हैं कि पीस हो, यहाँ पे अमन और शांति हो, तो लेबनान के ऊपर भी और सारे जितने भी महाज हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पूरे रीजन के अंदर जो है अटैक रुकने चाहिए। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ईरान का, ईरान ने अब तक जो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया है पिछले कई हफ्तों से, बल्कि कहें कई महीनों से जो है ईरान ने कोशिश की है कि जंग की शुरुआत जो है उसकी तरफ से ना हो, किसी भी हमले की शुरुआत ईरान ने नहीं की है। और इस बार भी वो कोशिश ये कर रहा था कि बातचीत के जरिए से, किसी तरह के नेगोशिएशंस के जरिए से जो है वो लेबनान के ऊपर हमले रुक जाए, लेबनान के अंदर जो तबाही मचाई हुई थी इजराइल ने वो रुक जाए। लेकिन अब ईरान ने आके ये क्लियर कर दिया है कि अब अगर हमारे किसी भी एलाई के ऊपर कहीं पे भी मजलूमों का खून बहाया जाएगा, कहीं पे भी अगर शहरों को बर्बाद किया जाएगा, गाँव को मिसमार किया जाएगा, तो हम वहां पे आके एक्शन लेंगे। और ये मुझे लगता है पूरी वेस्ट एशिया की पॉलिटिकल जो स्टेटस है उसको चेंज करके रख देगा, क्योंकि अब ईरान ने ये तय कर लिया है कि अगर हमारे किसी एलाई के ऊपर हमला होता है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो इराक या यमन, तो हम खुल के आके जो जालिमीन हैं, जो जालिम लोग हैं इजराइल और यूएस, उनके ऊपर अटैक करेंगे। और इससे कमजोरी भी सामने साफ आती समझ में आती है। यूएस की जो मिलिट्री शिकस्त हुई है, उसके बाद जो कमजोरी हासिल हुई है, जो कमजोरी की स्टेटस यूएस की हो गई है, उससे भी क्लियर है कि अभी तक कोई भी ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया है कि हम जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के ऊपर उन्होंने हमला किया है। यही बात बार बार कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों को, इजराइल को और ईरान को जो है वो मिसाइल अटैक करना और शूट करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन यही वो दोगला चेहरा है यूएस का और ट्रंप का कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जंग रुक जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से यही सेंट कॉम है कि जो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को ईरान के ऊपर हमले करने के लिए। और यूएस की पूरी परमिशन, यूएस का पूरा सपोर्ट है लेबनान के ऊपर तबाही मचाने में। तो ईरान ने आके एक बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया है कि अब हम जो है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस से जो है वो नेक्स्ट मरहले में दाखिल हो गए हैं कि हम आके ये तय करेंगे कि कहाँ पे कौन सी रेड लाइन है, कौन ये जवाबी कार्रवाई में कहाँ पे हमला करना है, किसको कैसे रोकना है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर कंट्रोल हो, चाहे वो बाब एल मंदब और रेड सी के बारे में हो। तो कंट्रोल जो है इस पूरे रीजन के ऊपर धीरे धीरे ईरान का बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ये बात भी क्लियर कर दी ईरान ने कि हमारे जो एलाइज हैं, शुरू से ये बात कहता आ रहा था कि हमारे सारे एलाइज के खिलाफ जंग रुकनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से इजराइल और यूएस जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि ईरान जो है इसको बातें कर रहा है, अमली जो इकदाम नहीं करेगा। लेकिन ये जो अमली इकदाम कल हुआ है, ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक तारीखी मोड़ है इस पूरे वेस्ट एशिया के नजर अब्बास साहब, रीजन के त्रिता लिए। पारसी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ एनालिसिस जो त्रिता पारसी जी ने किया है, जो कि माने जाते हैं कि इस खित्ते के सबसे बड़े जो एनालिस्ट हैं उनमें से एक हैं, और पूरी पश्चिमी दुनिया में भी उनको बड़ा ही गंभीरता से लिया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये अंदाजा भी है, अंग्रेजी में उन्होंने मैग्नीट्यूड शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं इसे गंभीरता या गहराई या इसकी ऊंचाई, मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि कितना गंभीर ये पूरा मामला है, इसका क्या किसी को अंदाजा भी हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, जबकि इजराइल ने एक और कंट्री पर हमला किया, यानी कि ईरान ने पहली बार बदला लेने के लिए हमला किया है, अपने ऊपर हमले का नहीं बल्कि लेबनान के ऊपर हमले का बदला लेने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे तरीके से जो जंग की रेखाएं थी, बैटल लाइंस थी, वो पहले खिंच गई थी और अब मूव हो गई हैं। कि किस चीज को ईरान ये मानेगा, आप उसको रेड लाइन कह रहे हैं, त्रिता पारसी कह रहे हैं उसको कि वो बैटल लाइंस क्या होंगी। वो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो डेटरेंस है वो पहले ही इस सेंस में रिस्टोर हो चुका है कि इजराइल को ये पता था कि कोई भी any strike on it would be responded to, लेकिन अब ईरान has proven that it will also respond to Israeli strike on Lebanon। यानी अब तक तो ये बात थी कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान बदला लेगा, लेकिन अब यह लेबनान पे हमला हुआ तो भी ईरान बदला लेगा। और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है वो भी मुझे बताइए इसके क्या मायने हैं। और साथ साथ आखिरी शब्द वो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है दशकों में कि एक रीजनल पावर ने दिखाया है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी विलिंगनेस क्या है, और किस तरह से वो एक इजराइल जैसी मिलिट्री हार्ड पावर के सामने अब झुकने को तैयार नहीं है, और अग्रेशन अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि क्या ये इसका मतलब ये है कि जंग का जो फैलाव है वो सिर्फ अब
इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, क्या इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान की जो कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेसिटी, जो उनकी सैनिक क्षमता है, वो इससे कहीं ज्यादा है कि उसके ऊपर हमला होता है तो न सिर्फ कि वो उसको बर्दाश्त करके और वो उसका बदला लेगा, बल्कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी लेबनान है इसमें, हिजबुल्ला भी है इसमें, और क्या क्या शामिल है कि अगर इन पे हमला होता है तो भी ईरान बदला लेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने और कि वाक़ईन ये पहली बार है मैंने भी ये बात कही कि ये हिस्टोरिक है, ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है इस वक़्त दुनिया के लिए कि ईरान ने आके ये बता दिया कि इस जंग के बाद ये बात बार-बार कई एक्सपर्ट्स हैं, कई एनालिस्ट उन्होंने कही है कि मिलिट्री तौर से और सॉफ्ट पावर के एतबार से भी और हार्ड पावर के एतबार से भी इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ इस पूरे रीजन में बल्कि कह सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस जंग के बाद ईरान का जो स्टेटस उभर के आया है, ईरान की जो ताकत दुनिया के सामने आई है, वो पहले इसका अंदाजा दुनिया को नहीं था। दुनिया खास तौर से वेस्ट और यूएस और इज़राइल ईरान को बहुत ही कमज़ोर एक कैलकुलेट करते थे कि ईरान जो बातें कहता है, वो नहीं करता है और साथ ही साथ ईरान के जो शुभचिंतक थे, जो ईरान के चाहने वाले या दोस्त थे, वो भी हमेशा ये डाउट या ये शुबह अपने ज़हनों में रखते थे या डिस्कस होता था कि ईरान ने अपने ऊपर तो जब हमला होता है, तो वो जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन जब उनके एलाइज़ हैं, चाहे वो हमास हो, गाज़ा के ऊपर, चाहे वो लेबनान में हिज़्बुल्लाह हो, तो ईरान उन पे आके जवाब नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके ये सारे जो डाउट्स थे, ये सारे जो शुबहात थे, वो भी एक तरह से खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हिज़्बुल्लाह है, जब लेबनान के अंदर, गाज़ा के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं कि जो लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो पीआईएल हो, इसी तरह से यमन के अंदर अंसारुल्लाह है और इसी तरह से इराक के अंदर हश्द शाबी हैं। ये सारे जो है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं जिन्होंने इस पूरी जंग में जो है खुल के इजराइल और यूएस के खिलाफ मोर्चा संभाला है। तो ईरान ने अब ये बात पूरी दुनिया के सामने रख दी है कि अब अगर हमारे किसी भी एलाई के ऊपर हमला होता है और खास तौर से अगर मासूमों को कत्ल आम किया जाता है, देखिए जब जंग चलती है और खास तौर से दुनिया ने देखा कि हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन्स ने जो नुकसान पहुंचाया है आईडीएफ को, जो उनको तबाही मचाई है आईडीएफ की रैंक्स के अंदर, उससे परेशान होके इजराइल का तरीकेकार ये है कि जब वो मिलिट्री पावर में कुछ नहीं कर पाता है, हमने ये गजा में भी देखा था कि जब हमास के लड़ाकों के सामने उनकी नहीं चलती थी, तो वो सिविलियन टारगेट्स पे आके हॉस्पिटल के ऊपर, कभी स्कूल्स के ऊपर, कभी घरों के ऊपर हमला करते थे। तो इसी तरीके से इन्होंने लेबनान के अंदर भी करना शुरू किया था कि मिलिट्री साइड को जब वो नहीं डिसमेंटल कर पाते थे, तो वो सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक करते। तो ईरान ने साफ तौर से ये क्लियर किया है इस हमले के साथ कि हम अगर आप जंग करना चाहते हैं तो मिलिट्री से जंग हो, बराबर की जंग हो, ये सिविलियन टारगेट्स पे जो अटैक होता है ये हमारी एक तरह से रेड लाइन है। आप अगर आके गांव के गांव खत्म कर रहे हैं तो इस पे किसी भी तरीके से हम सब्र नहीं करने वाले हैं। और ये न सिर्फ ये कि इससे ईरान की मिलिट्री ताकत समझ में आती है, साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि ईरान की जो डिप्लोमेटिक पावर है, ईरान की जो सॉफ्ट पावर जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी बढ़ रही है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के खिलाफ है। अगर यही हमला ईरान मसलन 1 साल पहले करता या 1.5 साल पहले करता, ये 6 महीने पहले करता, तो शायद दुनिया को ना समझ में आता कि ईरान ने क्यों आके इजराइल के ऊपर हमला किया, जबकि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह और लेबनान से जंग कर रहा है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह की बर्बरियत गाजा के अंदर और जिस तरह की बर्बरियत इजराइल ने लेबनान के अंदर करी है, खास तौर से बैरूत में और जो साउदर्न लेबनान है वहां पे, तो पूरी दुनिया का ये वाकई ओपिनियन है। कल जो रात में वीडियोज आई हैं खुद लेबनान के अंदर से, जिस तरह से खुशी मनाई है वहां की आवाम ने, चाहे वो ईरान की सड़कों पे हो, चाहे मुख्तलिफ अरब देशों की पब्लिक की जो वीडियोस हमने कल देखी, वो सब खुश है कि लेबनान के ऊपर जो हमले हो रहे थे, लेबनान में जो मासूमों को मारा जा रहा था, उसकी जवाबी कार्रवाई ने ईरान ने आके जो है ये डेटरेंस इजाद किया है। अब ये देखना है कि यूएस और इजराइल इस बात को किस हद तक समझते हैं और कबूल करते हैं कि ईरान की पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस रीजन में, इस खित्ते में, कि वो न सिर्फ अपने ऊपर हमले को रोक सकता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी हमले इजराइल ने किए हैं कल रात से, जो भी छोटे मोटे हमले किए हैं, एक भी फाइटर जेट जो है इजराइल का वो ईरान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। सारे जो मिसाइल्स हैं वो क्रूज मिसाइल्स हो या दूसरी
मिसाइल्स के जरिए से बाहर से हमले किए गए हैं, तो खुद ये बताता है कि एयर डिफेंस में भी एक बड़ी डिफरेंस इजाद कर ली है ईरान ने, कि जो पहले कह रहे थे, यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि ईरान के आसमान के ऊपर हमारा कब्जा है, हम जहां चाहें वहां जाके हमला कर सकते हैं, तो वो मिथ भी खत्म हो गया है। तो पूरी तौर से एक बड़ी पावर के तौर से उभर रहा है ईरान यहाँ पे। और ये जो डिफरेंस है, जो बैटल लाइंस चेंज की है, ये इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो पूरी तरीके से इस वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को, इस वेस्ट एशिया की सियासत को बदलने वाली है। और जल्द ही जी, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है इस वक्त कि लेबनान की तो कहानी हमने सुनी अभी, जो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सिविलियंस पर हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन पे लगातार जुल्म और ज्यादती जारी रखे हुए है इजराइल। वो कब वक्त आएगा? और मुझे याद है कि इस जंग की शुरुआत में ही जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा था कि हम ये जंग तब तक खत्म नहीं करेंगे जब फिलिस्तीन के लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। लेकिन हमारे सामने दिन दहाड़े फिलिस्तीन पर जुल्म इस तरह से जारी है कि न्यूज साइकिल का वो एक ऐसा सामान्य, एक ऑर्डिनरी हिस्सा हो चुका है कि अब हैरानी भी नहीं होती। तो फिलिस्तीन के इंसाफ पर इजराइल से कब बात की जाएगी, कब हमला किया जाएगा, कब उसको जो है इंसाफ की तरफ लाया जाएगा? मेरी बहुत दिलचस्पी है जानने में कि फिलिस्तीन पर ईरान क्या कर रहा है। देखिए, कल रात में जब ईरान ने रिटेलिएट किया या हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद जो बयान आया है आईआरजीसी खातिमुल अंबिया के जो जुल्फ़िकारी साहब, उनका बयान आया, उसमें खास तौर से उन्होंने क्लियरली कहा है कि लेबनान और गाजा के ऊपर कोई भी अब अटैक होता है तो हम जो है इसी तरीके से इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। और बार बार ईरान ने जो भी शर्तें रखी हैं उसमें यही बात कही है कि जितने भी हमारे एलाइज हैं उन सब पे जो है वो जंग पूरी तरीके से जब खत्म होगी तो ईरान इस जंग को खत्म करेगा। यानी वो जंग की जो 28 फरवरी को शुरू हुई है, उस जंग के खात्मे की अहम शर्तों में से एक शर्त ये है कि चाहे वो गाजा हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे दूसरे महाजों, सारे महाजों पे जो है वो जंग खत्म होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब अगर गाजा के ऊपर भी इस तरीके से हमला होता है, जिस तरह से लेबनान के ऊपर हमला हो रहा था, हिजबुल्लाह साउदर्न लेबनान के ऊपर हमला हो रहा था, तो मुझे लगता है कि ईरान इस डिटरेंस को, जो बैटल लाइंस जो चेंज हो रही हैं, जो रेड लाइंस नई ईरान ने बनाई हैं, इस रेड लाइन के तहत अब इजराइल पे मुसलसल हमले होते रहेंगे। और शायद ये सबब बनेगा कि इजराइल जिस तरीके से एक खूंखार जानवर की तरह मुख्तलिफ महाजों के ऊपर मासूमों को कत्लेआम कर रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो ये ईरान का स्टैंड है कि जहां जहां पे भी हमारे एलाइज हैं वहां पे पूरी तरीके से जंग जब खत्म होगी तो ईरान इस जंग को खत्म करेगा और सही मानों में यहाँ पे फिर शांति बहाल हो सके। साहब, मैं यहाँ समझ रही हूँ जो एक मिलिट्री ऑप्शन है वो तो आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कोई कानूनी ऐसी पहल की जाएगी जिसमें बाकायदा तौर पर फिलिस्तीनी जो एक स्टेट है, जिसका एक तस्वुर है कि टू स्टेट की जो थ्योरी है, कि उसको आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा मुझे लगता है और फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा जब इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। ईरान से बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता जो इसको आगे बढ़ाए कि वाकई टू स्टेट्स होने चाहिए और फिलिस्तीन के ऊपर से जो ऑक्यूपेशन है इजराइल का वो खत्म होना चाहिए। इस दिशा में कोई काम हो रहा है? जी, असल में टू स्टेट थ्योरी को जो है वो ईरान नहीं मानता है। ईरान का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये कि जितने भी फिलिस्तीनी थे जो उस वक्त वहां से, जिनको बाहर निकाला जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, जो हकीकी फिलिस्तीनी हैं, जो 1948 में जब इजराइल बना है, उन फिलिस्तीनियों के वो लोग मिलके एक रेफरेंडम करें और ये तय करें कि वहां पे किस तरह की हुकूमत बननी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है, ईरान का ऑफिशियल स्टैंड टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानता है, क्योंकि उनको मालूम है कि टू स्टेट थ्योरी भी जो है एक तरह का जुल्म है फिलिस्तीनियों के ऊपर, क्योंकि ये पूरा फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, चाहे वो अरब हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। ये बाहर से जो लोग लाके बसाए गए हैं, उन्होंने ज्यादा जुल्म किया है, कत्लेआम किया है। तो ईरान का स्टैंड क्या है? और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उससे हम नजदीक हो रहे हैं। जिस तरह से ईरान की ताकत इस पूरे वेस्ट एशिया में बढ़ रही है, वो हम उस दिन के नजदीक हो रहे हैं कि जब जितने भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हैं जो जॉर्डन में, इजिप्ट में, लेबनान में, मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, उनको वापस फिलिस्तीन में बुलाया जाएगा और रेफरेंडम होगा कि किस तरह की हुकूमत वो चाहते हैं। जो शहीद आयतुल्लाह खामनेई रहबर यहाँ के शहीद थे, उनका ये क्लियर स्टैंड है कि खुद फिलिस्तीनियों को ये हक है कि वो आके डिसाइड करें कि हमारे यहाँ किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। कोई भी बाहर की ताकत आके ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खुद फिलिस्तीनियों को हक है कि वो अपने ऊपर अपने जो सरकार है, अपनी हुकूमत खुद वो चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब ये कुदरत बढ़ेगी और इजराइल कमजोर होगा और वेस्ट एशिया से अगर यूएस बाहर जाता है, तो वो दिन नजदीक है कि जब सारे फिलिस्तीनी जिनको वाकई हक है फिलिस्तीन की सरजमीन पर,
वो आके डिसाइड करेंगे, रेफरेंडम करेंगे, एक प्रोसेस के तहत ये फाइनल किया जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की हुकूमत होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना नजर अब्बास हमसे बातचीत करने के लिए।